ही गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ क्वीन ऑफ टीयर्स सीजन 1 के एपिसोड नंबर 13 को। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में हमें पास्ट के सीन को देखते हैं, जहाँ पर हम हेन को देखते हैं, साथ में इसकी फैमिली होती है। मंडाई इनको पहली बार अपने घर पर लेकर आया था और बता रहा था कि हमारा घर है। बाद में लिफ्ट के अंदर आता है और ये अपनी वीडियो बना रहा होता है और हैंडल को बाहर निकालता है और बटन को दबाता है और कह रहा होता है कि यहाँ पर मेरा सीक्रेट रूम है। बाद में रियलिटी वाले सीन को देखते हैं। यहाँ पर हेन आती है, साथ में इसकी फैमिली होती है। लेकिन जब यहाँ पर आते हैं तभी आप ये देखते हैं कि यहाँ पर कोई पैसा नहीं होता और ये रूम खाली होता है, यानी कि पहले यहाँ पर यूनसुंग आ चुका था। बाद में ये सब शोली के पास आते हैं। शोली इनसे कह रही होती है कि क्या तुमने चेयरमैन को अच्छे से विदा किया। बेउंजे शोली से कहती है कि क्या तुमने किया है, तुमने हमारे पिता को मारा है। शोली कहती है कि मैं ऐसा क्यों करूंगी। बेउंजे कहती है कि तुमने पैसा लिया है इसलिए हमारे पिता को मार दिया। शोली कहती है कि मुझे नहीं पता कि तुम क्या कह रही हो। बेउंजा बाद में कहती है कि तुम्हारे घर से चली जाओ, तुम्हारे यहाँ पर रहने कोई अधिकार नहीं है। लेकिन शोली कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं अभी भी यहाँ पर कानूनी निवासी हूँ, मैं नहीं जा सकती। वह हेनू से कहती है कि क्या तुम नहीं जानते थे। हेनू कह रहा था कि मैं जानता हूँ कि एक प्रोसेस है, लेकिन अभी तुम्हें जाना चाहिए। शोना कहती है कि तुम्हारे यहाँ पर कोई काम नहीं है, तुम चली जाओ। शोली कहती है कि हम 20 साल से साथ में रह रही हैं, क्या हम फैमिली नहीं है। बेउंजुन बाद में कहता है कि ठीक है तुम यहाँ पर रह सकती हो, लेकिन हम जल्दी ही अपनी जगह वापस ले लेंगे। अगले दिन महीन मंडाई के रूम में आती है और पैन को देख रही होती है। बाद में आप रिकॉर्डिंग ऑन करती है और मंडाई ने इसको कहा था कि हेन, अगर मैं तुमसे व्यक्तिगत रूप से बात करता तो मुझे अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी मैं ऐसी बात कर रहा हूँ और मुझे खुशी है। मेरी यादाश्त चली गई थी, लेकिन कभी कभी मेरी यादाश्त वापिस आ गई थी, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया। मैं अपनी लाइफ में बहुत ही लालची था, मुझे केवल पैसे चाहिए थे। मैं अपनी फैमिली का रक्षा नहीं कर सका, इसलिए मुझको माफ कर देना और मेरी तरह जीवन मत जीना और पीछे मुड़कर मत देखना। बाद में हेन की फैमिली बस में जा रही होती है और मंडाई को जमीन में दफना आ जाता है। बाद में सभी खाना खा रहे थे, यहाँ पर हेन अकेली बैठी हुई थी। इसके बाद सोनू आता है, अपने कोट को उड़ा देता है और बाद में कह रहा था कि क्या तुम्हें ठंड लग रही है, क्या हमें गाड़ी में जाना चाहिए। लेकिन हेन कहती है कि नहीं मैं ठीक हूँ और बाद में कहती है कि मुझे अब अजीब लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मानो मैं कोई रिहर्सल कर रही हूँ। हेनू कह रहा था रिहर्सल कर रही हूँ। हेन यहाँ पर कहती है कि हाँ, मैंने पहले फ्यूनरल कभी नहीं देखे थे कि कैसे लोगों के यहाँ पर गाड़ा जाता है और शोक मनाया जाता है। हालांकि मैं फिर से अकेली हो जाऊंगी, मेरे पास 3 महीने थे और भी पूरे हो चुके हैं। माज रात को भी मर सकती हूँ और मेरी फैमिली को फिर से शोक मनाना पड़ेगा। हेनू यहाँ पर कह रहा था कि तुम किस बात को लेकर चिंता कर रही हो, क्या ये इस बारे में है कि तुम्हारी फैमिली फिर से शोक मनाएगी। लेकिन हेन कहती कि ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ जीना चाहती हूँ और इस खूबसूरत दुनिया को फिर से देखना चाहती हूँ। हेनू बाद में हेन के हाथ को थामता है। अगले दिन यूनसुंग को दिखाया जाता है, साथ में इसकी माँ होती है। ये आप एक रूम में आते हैं और हम यहाँ पर ये देखते हैं कि पैसा तो यहाँ पर होता है। यूनसुंग अपनी माँ से कह रहा था कि आपको ये कहाँ से मिला है और आपको कैसे पता चला कि पैसा कहाँ पर है। बाद में शोली आप एक सीन याद करती है कि यह कुछ वीडियोज को देख रही होती है जो कि मंडाई की होती है, साथ में इसकी फैमिली होती है। और मंडाई ने एक वीडियो को फिल्मा लिया था कि कैसे वो लिफ्ट में आया था और हैंडल खोल रहा था और बटन को दबा रहा था और बता रहा था कि ये मेरा सीक्रेट रूम है। यह वीडियो में एपिसोड की शुरुआत में देख चुके हैं। शोली बाद में मंडाई को थैंक यू कह रही होती है और बाद में रियलिटी में यूनसुंग से कहती है कि मैंने तुम्हें बताया था कि मैं अपने तरीके से तुम्हें प्यार करती हूँ, अब ये पैसा तुम्हें सेफ रखेगा। अगले इसमें डुगान को दिखाया जाता है, साथ में यूनताई होता है। दोनों नाशपाती को तोड़ रहे थे। यूनताई पर डुगान को ये बता रहा होता है कि चेयरमैन ने शोली को 21% शेयर सौंपे थे, लेकिन जब चेयरमैन की डेथ हो गई है तो ये सभी शेयर हेन की फैमिली के पास आ गए हैं। यूनसुंग के पास भी 60 के करीब शेयर थे, लेकिन जब चेयरमैन की डेथ हुई तो शेयर गिरकर 38% हो गई हैं। लेकिन जब हेन की फैमिली के पास फ्रोजन शेयर आ जाएंगे तो उनके पास 34% शेयर होंगे और केवल 3% का डिफरेंस होगा जो कि यूनसुंग के बीच होगा, साथ में हेन की फैमिली के बीच होगा। लेकिन जब ये सब ठीक हो जाएगा तो पता नहीं यूनू के साथ क्या होगा। हेन की फैमिली उसको थैंक यू कह सकती है, साथ में कुछ शेयर भी दे सकती है या फिर उसको सीईओ बना सकती है। डुगान बाद में से कह रहा था कि क्या तुम उस पर एक फेवर कर सकते हो, जब भी तुमसे कोई पूछेगी तुम किसके बेटे हो तो तुम मेरा नाम मत लेना। बाद में डुगान बेउजुन से बात कर रहा था। बेउजुन हर चीज के लिए इसको थैंक यू कह रहा था। डुगान बाद में खुरमे को खाने के लिए कह रहा होता है। बाद में देखते कि अब यूनू भी आता है, ये भी यूनू को ज्वाइन करने के लिए कह रहे होते हैं। यूनू के पास बाद में कॉल आता है जो कि जर्मनी से होता है और बात कर रहा होता है। आगे से डॉक्टर कह रहा होता है कि इनकी सर्जरी हो सकती है और ये पॉसिबल है। हाल ही में हमारे पास यह केस आया था और हम सफल हो गए हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम भी है। इनकी सर्जरी से पहले जो यादाश्त थी उस यादाश्त को पूरी तरह से खो सकती है।
हेन बाद में डुगवान से बात कर रहा होता है, साथ में ब्योंजुन होता है। ये इसे पूछते हैं कि जर्मनी के डॉक्टर ने क्या कहा है, क्या हेन की सर्जरी हो सकती है। हेनू कहता है कि उनकी सर्जरी हो सकती है। डुगवान बाद में इनको बताने के लिए जा रहा था, लेकिन बाद में इन्हू कह रहा था कि प्रॉब्लम है और बताता है कि हेन की याददाश्त जा सकती है। अभी हमें तय करना है कि हम क्या करें। डुगवान कहता है कि मैं इनको नहीं बता सकते कि उसके साथ ऐसा होगा कि उसकी याददाश्त चली जाएगी। अगर ऐसा होगा तो सर्जरी नहीं करवाएगी, इसलिए तुम इसके बारे में उसको मत बताना और उसको सर्जरी के लिए मनाना। बाद में यह बात सभी को पता चल जाती है कि हेन की सर्जरी हो सकती है। सभी हेन के लिए हैप्पी होते हैं और इसको बधाई दे रहे थे। हेन बाद में अपने रूम में आती है और कुछ सोच रही होती है। बाद में उन्हीं के पास आती है और कह रही होती है कि डॉक्टर ने तुमसे कैसे कॉन्टेक्ट किया था, क्या ईमेल के द्वारा। हेनू कह रहा था कि उनका मेरे पास फोन आया था। हेन कहती है कि वो स्कैमर नहीं है। हेनू कहता है कि नहीं वे नहीं है। हेन बाद में कहती है कि क्या मैं जीवित रह सकती हूँ। हेनू अपराह बढ़ता है। हेन भी बाद में हैप्पी होती है और जा रही होती है, लेकिन हेन बाद में बाहर आती है और यहाँ पर रो रही होती है। हेन बाद में इसके पास भागरा आता है और कह रहा था क्या हुआ है। हेन कहती है मैं ठीक हूँ, ये खुशी के आंसू है, इतना अच्छा फील मुझे कभी नहीं हुआ था। ऐसा लग रहा है कि मैं इसी बुरे सपने से बाहर आ गई हूँ। हेनू इसको अपनी बाहों में लेता है और कह रहा था कि अब तुम ठीक हो, चलो रूम में चलते हैं। बाद में दोनों रूम में होते हैं और साथ में सोए हुए थे। दीवार पर यहाँ पर इन दोनों के नाम भी लिखे हुए थे। सुबह यहाँ पर हेन को जाग आती है और हेनू को देख रही होती है। बाद में हेनू जाग गया था। दोनों एक दूसरे को गुड मॉर्निंग कहते हैं। हेन बाद में हेनू से कहती है कि क्या तुम आज काम पर नहीं जाने वाले हो ना। हेनू मना कर देता है। हेन बाद में कहती है कि ठीक है, चलो बाहर घूमने के लिए चलते हैं। हेनू भी इसके लिए यहाँ बढ़ता है। अगले सीन में दोनों स्टेशन पर आते हैं और टिकट ले रहे थे। हेनू बाद में हेन की फोटो ले रहा था। बाद में दोनों झूल रहे थे। हेन यहाँ पर हेनू कह रही होती है कि हमारी हनीमून के बाद ये हमारी पहली ट्रिप थी। हमने पहले ऐसा नहीं किया था, लेकिन मेरी सर्जरी के बाद हम ऐसा करेंगे, हम कहीं ट्रिप पर चलेंगे। बाद में हेन हेनू से इसके लिए वादा मांगती है। फिर ये दोनों बैठकर बात कर रहे थे। हेन या हेनू से कहती है कि अब से मैं वही चीजें करूंगी जिसमें मुझे कंफर्ट फील होगा। मैं तुम्हें 3 चीजें बताने वाली हूँ और पहली चीज ये होने वाली है जो कि तुम्हारे बारे में है। बाद में हम पिछले प्लेयर को दिखाती है और कहती है कि मेरा है, मैंने इसको प्ले ग्राउंड में खो दिया था। वो उस टाइम विदेश से पढ़ाई के लिए जा रही थी, लेकिन हेनू कहता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। हेन बाद में कहती है कि ये सच है, अगर तुम्हारे लिए इस बात का कोई मतलब नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारे लिए कोई नहीं थी, तो ये बात अलग है। हेनू हेन के पास आता है और कहता है कि ऐसा नहीं है। हेन बाद में हेनू से कहती है कि अब मैं केवल पॉजिटिव सोचूंगी और ये MP3 प्लेयर हमारी इतिहास का गवाह है, इसलिए मैं ऐसा करने जा रही हूँ। हेन बाद में ये कहती है कि यूजो ने मुझे क्या कहा था, उसने मुझे पास्ट टाइम बचाया था और ये हमारी नियति थी। हेनू कह रहा था कैसी नियति थी, उसकी ऐसा कहने की हिम्मत कैसी हुई। हेन बाद में कहती है तो क्या हुआ, हमारी कहानी फिल्म जैसी है। जब मैंने प्लेग्राउंड में देखा था तो मैंने सोचा कि सुंदर लड़का कौन है, कि हमारे स्कूल में पढ़ाई करने वाला है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं जा रही हूँ, मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है। हेनू बाद में हेन को ये कहता है कि जब तुम प्लेग्राउंड में थी तो तुमने क्या पहना हुआ था, और बाद में ये कहता है कि जब मैंने तुम्हें वहाँ पर पहली बार देखा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने तुमको ढूंढ लिया है और तुम मेरे सपनों की रानी हो। लेकिन बाद में मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा, लेकिन तुम मुझे नहीं मिली, तुम जा चुकी थी। लेकिन फिर भी हम दोबारा मिले, हमारी शादी हुई, साथ में डिवोर्स भी हो गया और ये सच्ची नियति है। हेन बाद में इनको रिंग दिखाती है और कहती है कि तुमने मुझे कहा था कि मैं तलाक वापिस ले लूं, अब मैं ऐसा ही करने जा रही हूँ। हेन बाद में इन्हें गले लगाता है और कह रहा था कि तुम मुझे फिर से तलाक मत देना, कि अब तक तुम सुबह एक दिन उठो और तुम्हारा मूड चेंज हो जाए और तुम मुझे डिसलाइक करने लगो। लेकिन हेन कहती है कि ऐसा नहीं होगा। हेनू बाद में हेन को अपनी बाहों में लेता है। अगले सीन में गो को दिखाया जाता है जो कि शोली से बात कर रही थी और कह रही थी, बताती है कि मैंने अपने लिए क्या क्या किया था, मैंने ही तुम्हारा इतिहास बनाया है। हालांकि मुझे कई बार धोखा मिला है, लेकिन मैंने आपका साथ दिया है। बाद में कहती है कि मुझे इतना पैसा चाहिए। शोली बाद में पासबुक देती है। गो बाद में नंबर काउंट कर रही होती है। शोली से कहती है कि तुम ये पैसा नहीं निकाल सकती, मैंने इसको सस्पेंड कर दिया है, धोखा मुझे कई बार मिला है। जब मैं तुम्हारे काम से सेटिस्फाई हो जाऊंगी तो तुम ये पैसा ले सकती हो। अगले इसमें बोंगे भी देखते हैं जो किमची बना रही होती है। बाद में यहाँ पर मिशोन आती है और कहती है क्या कर रही है, आप इतनी किमची क्यों बना रही है। बोंगे यहाँ पर कहती है कि इनकी फैमिली अब जा रही है और हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं किमची बना रही हूँ, साथ में कुछ नाशपाती दे देंगे। बाद में दाई भी आती है, वो अपनी इनकी हेल्प करती है और प्याज को छील रही होती है। ये दोनों दाई के टैलेंट को देखकर चौंक जाते हैं। बाद में चोनो आती है और दाई को देखती है और कहती है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो, क्या तुम ये सोच कर ये सब कर रही हो कि मैं तुमको बना लूंगी। लेकिन दाई कहती है कि ऐसा नहीं है,
जब मेरा काम पूरा हो जाएगा तो मैं चली जाऊंगी। दाएं साथ में माँ कह रही होती है। सोना इसे कहती है कि क्या तुम मुझे चिढ़ा रही हो, तुम मुझे माँ मत कहो। दाएं बाद में कहती है कि अब ऐसी पहली महिला है जिसको मैं माँ कह रही हूँ। मीशू इन बाद में सब बातें अपने दोस्तों को बताती है कि यहाँ पर दाएं के साथ और साथ में सोना के साथ क्या हुआ था। बाद में अब हिन भी आती है और इनसे कहती है कि क्या कर रही है। मीशू ने अपने बताती है कि बैंगसिल है और ये नाखूनों को इस मौसम में पेंट कर रही है। ऐसा करने से आपका पहला प्यार पूरा हो जाएगा। बैंगसिल बाद में डिवोर्स की बात करने लगती है कि मेरा मेन पर्पस डिवोर्स होने वाला है। मीशू ने इसको चुप होने के लिए कहती है। बैंगसिल बाद में हेन से कहती है कि तुम रोना नहीं। हेन कहती है मैं क्यों रोऊंगी। बैंगसिल बाद में बता रही होती है कि बचपन में मैं और हेनू कैसे थे। वो मेरे साथ फ्लर्ट किया करता था और जब हम चर्च में थे तो वह मुझे ज्यादा खाना दिया करता था। मीशू बाद में हेन से कहती है कि गलत मत समझना। हेन भी अपने हाथ को आगे करती है और पेंट करने के लिए कह रही होती है। बाद में पैदल जा रही होती है। यहाँ पर हेनू गाड़ी लेकर आ गया था और हेन को देख रहा होता है। हेन हेनू को बाहर आने के लिए कहती है और बाद में नाखून पर पेंट को दिखाती है। हेनू कहता है कि ये तो यह मेहंदी है, तुमने क्यों लगाई है। हेन बाद में कहती है कि पहले मैंने ऐसा सोचा था कि मैं कभी भी बर्फबारी नहीं देख पाऊंगी, लेकिन अब ये चीज पॉसिबल है। इस मेहंदी से मेरा पहला प्यार पूरा हो जाएगा। हेनू कह रहा था तुम्हारा पहला प्यार कौन सा है, क्या ये वही लड़का है जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था, जो कि बस के अंदर था, साथ साथ में मशीन देखते भी है। हेन बाद में कहती क्या वही है। हेन बाद में जारी होती है। हेनू इससे कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुमने मेरी रिंग भी ले ली है, तुम्हारा पहला प्यार सच नहीं हो सकता। अगर इसमें इंशू को दिखाया जाता है, साथ में इसका फ्रंट बेंचर होता है जो कि दिखा रहा होता है कि आजकल बेयोंसी क्या कर रहा है। वो एक अच्छी कंपनी का सीईओ बन गया है और उसकी माइकल से मुलाकात हुई है। इंशू बाद में अपनी माँ से बात कर रहा था और बता रहा था कि बेयोंसी क्या कर रहा है। वो एक अच्छी कंपनी का सीईओ बन गया है जो कि स्टॉक की कंपनी है और वह स्टॉक को इकट्ठा कर रहा है। शोली बाद में कहती है कि इसके पिता की डेथ हो गई है, इसलिए वापिस आना चाहता है, अब तुम्हें सेफ रहना होगा। यूनशुंग बाद में कुछ आदमियों के साथ होता है और साइन कर रहा होता है क्योंकि आदमी कह रहे थे कि अब कंपनी विदेशों में स्थापित हो गई है और आप उनको मैनेज कर सकते हैं, इसीलिए यूनशुंग साइन कर रहा होता है। लेकिन अगले सीन में हेनू को दिखाया जाता है, साथ में हेन होती है, साथ में अपनी अंकी होता है। हेनू डॉक्यूमेंट को देख रहा था और कह रहा था कि यूनशुंग ने चारे को ले लिया है, वो आखिरकार सीक्रेट फंड का यूज कर रहा है। हेन भी कहती है कि शायद यूनशुंग चिंतित है क्योंकि मेरे अंकल बेहोशों को उसकी जगह ले सकते हैं। हेनू भी आदमी से कह रहा होता है कि यूनशुंग को लूप में रखो ताकि वह स्टॉक को खरीदने के लिए सीक्रेट फंड का यूज करे। बाद में अंकी हेनू से कह रहा होता है कि वैसे उस युकी कहाँ पर है। हेनू बाद में कह रहा होता है कि उसने कन्फेस कर लिया था कि उसने क्या किया था और वह यूनशुंग के खिलाफ जाने वाला है, लेकिन मैं श्योंग तक पहुंच नहीं पा रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पर है। अगले इसमें रात में एक आदमी गाड़ी को देख रहा था और इसके अंदर कोई होता है जो कि मर गया था। हालांकि न्यूज में बताया जा रहा था कि अभी तक इस आदमी की पहचान नहीं हो पाई है कि ये कौन है। अगले सीन में बॉम्बे में दिखाया जाता है, साथ में शोना होती है, दोनों कुछ काम करे होते हैं। यहाँ पर गो आती है, साथ में दो लड़कियां और होती है। गो सोना के पास आती है और कहती है कि आप क्या कर रही है। सोना यहाँ पर कहती है कि मैं सूखे फिल्में बना रही हूँ। गो बाद में कहती है आपकी याद कैसी हो गई है, आपके चेहरे पर झुर्रियाँ हो गई है। बाद में दोनों के ऊपर मालिश की जा रही थी। सोना कहती है मैं बहुत ही हैप्पी हूँ, अब हमें जल्दी क्वीन ग्रुप मिल जाएगा और एन की सर्जरी भी हो सकती है। वो कहती है कि मुझे नहीं पता था कि एन की सर्जरी हो सकती है, लेकिन मैं एन के लिए हैप्पी हूँ। अगले इसमें ब्योंगजा को दिखाया जाता है जो कि पैदल जा रही होती है, लेकिन बाद में आगे देखती है कि अब योंगसंग आ रहा होता है। बाद में योंगसंग के पास आता है और कह रहा था कि मैं आपसे मिलने के लिए आ रहा था, मुझे तुम्हें कुछ देना है, क्या हम रात को मिल सकते हैं। ब्योंगजा पर बढ़ती है। बाद में अब रात को ब्योंगजा आती है और कहती है वो बहुत ही आगे बढ़ गया है, वह रात को मिलने के लिए कैसे कह सकता है। बाद में अब योंगसंग आता है, इसके हाथ में कुछ होता है। योंगसंग इसको कुछ कहने वाला था। ब्योंगजा कहती है मुझे पता है तुम क्या कहने वाले हो। ब्योंगजा पहले यह बताती है कि मेरे पास क्या क्या है और मेरे पास कितनी संपत्ति है, और बाद में साथ में ये भी कहती है कि मेरे 3 एक्स हस्बैंड हैं, इसलिए मैं इसे कन्फेस नहीं कर सकती। लेकिन बाद में योंगसंग लेटर दिखा रहा होता है। ब्योंगजा कहती है कि तुम्हें लेटर में लिखा है, मैं इस पर विश्वास नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन बाद में योंगसंग कहता है कि मैंने तुम्हारे पिता के बारे में सुना है और ये उसके लिए शोक राशि है। ब्योंगजा कहती है कि मैं नहीं ले सकती। योंगसंग कहता है कि तुम्हारे लिए नहीं है, यह तुम्हारे पिता के लिए है, तुम्हें इसको लेना चाहिए। तुम्हारे पिता हेवन में जाएंगे, वहाँ पर अपने दोस्तों से मिलेंगे और शराब पी रहे होंगे। ब्योंगजा बाद में रोने लगती है। योंगसंग इसको रुमाल देता है और बाद में चला गया था। ब्योंगजा साथ में ये भी कहती है कि कल हम जा रहे हैं। अगले दिन हिन को दिखाया जाता है, साथ में इसकी फैमिली होती है, ये कल जाने वाले हैं। लेकिन सुचुल कहता है कि मैं नहीं जाऊँगा, मैं यहीं पर रहने वाला हूँ। इसकी माँ कहती है तुम ऐसा क्यों कर रही हो। सुचुल यहाँ पर कह रहा होता है
कि मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हूँ। शोना दाई से कहती है कि क्या तुमने सुचुल कैसे करने के लिए कहा है। दाई कुछ कहने वाली थी, लेकिन सुचुल कहते कुछ मत कहो। सुचुल अपनी माँ से कह रहा होता है कि आप इसी सीधे बात नहीं कर सकती है, आपको पहले से वकील से बात करनी होगी। हेन भी बाद में कहती है कि वैसे मैं भी घर पर नहीं जा रही हूँ, मैं और हेनो सोल में इसके अपार्टमेंट में रहने वाले हैं। वैसे भी मैं जल्दी जर्मनी जाने वाली हूँ और एयरपोर्ट हमारे वहाँ पर करीब है। शोना कहती कि ठीक है, अगर तुम्हें किसी चीज़ की जरूरत हो तो मुझे बता देना। अगले इसमें गो को देखते हैं जो शोली से बात कर रही होती है और बता रही होती है कि इनकी फैमिली अब आ रही है, वे अपने सामान को पैक कर रही है और बाद में यही बताती है कि मैं दाई से मिली थी। बाद में आप ये सीन देखते भी है कि गो दाई से मिल रही होती है और कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। दाई यहाँ पर कहती है तुम शोली को मत बताना कि मैं यहाँ पर हूँ। गो कहती है उसने मुझे बताया था कि तुम यहाँ पर हो, उसके आदमी तुमको देख रहे थे, उसे पता है कि तुम यहाँ पर टैक्सी में आई थी, क्या तुम सोचो उसे इतना प्यार करती हो। शोली बात में गो से कह रही होती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि दाई ने मुझको धोखा दिया है, कि मैंने उसके लिए बहुत कुछ किया था। गो बाद में यह कहती है कि बहन की सर्जरी हो सकती है, हेनो को एक अस्पताल मिल गया है जो कि जर्मनी में है और अगले वीक वे वहाँ पर जा रहे हैं। यहाँ पर यूनचोंग भी होता है जो कि सब बातें सुन लेता है और बाद में जब गो जा रही थी तो उसके सामने आता है और कह रहा होता है कि पता करो कि हेन की सर्जरी जर्मनी में कौन से अस्पताल में होने वाली है। अगले इसमें रात को हेन को दिखाया जाता है जो कि अपने रूम में होती है और बाहर देखती होती है। इसके माँ इसके पास आती है और कहती है तुम क्या कर रही हो। हेन कहती है मैं तारे देख रही हूँ, अभी एक तारा टूटा था। शोना बाद में कहती है कि जब तुम मेरे पेट में थी तब एक तारा टूटा था और मैंने एक विश मांगी थी कि लड़की बहुत ही खूबसूरत होनी चाहिए और मेरा सपना साकार हो गया था और मैं बहुत ही हैप्पी थी। लेकिन हम 20 सालों से कुत्ते बिल्ली की तरह रह रहे हैं। अब मुझे नहीं पता मुझे तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए, मतलब कि मैं तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव कैसे करूँ। हेन बात में कहती है कि यह चीज़ मेरे लिए भी अजीब है, हम एकदम से यह सब नहीं कर सकते, इसलिए हम धीरे धीरे यह सब करेंगे। अगले सीन में सुचुल बाहर होता है, साथ में युनताई होता है। सुचुल गाड़ी में सामान को रख रहा था, साथ में युनताई से कह रहा होता है कि मुझे मेरी माँ को दाई से लग रखना होगा ताकि दाई को बुरा भला न कहे। और बाद में अंदर आता है और अपने पेरेंट्स से कह रहा होता है कि बापू को चलना चाहिए, नहीं तो बाद में ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो जाएगा। व्यंजन भी सुचुल की ओर देखता है और बाद में डुगवान से कह रहा होता है कि मैंने यहाँ पर जो भी परेशानी खड़ी की हो उसके लिए मुझको माफ कर देना, लेकिन अब मैं बहुत ही दोषी महसूस कर रहा हूँ क्योंकि मैं सुचुल के यहाँ पर छोड़ रहा हूँ और यहाँ पर ये ऐसे भी इसी प्रकार है कि मानो मैंने यहाँ पर अपने कचरा थैला छोड़ दिया हो। डुगवान कहता है चिंता मत करो, यहाँ पर सब कुछ ठीक होगा। बाद में ब्रहीन आती है, साथ में इनू आता है, ये भी अपनी फैमिली को बाय कहते हैं और बाद में चले गए थे। अगले सीन में हेन को दिखाया जाता है, साथ में इनू होता है, दोनों अपार्टमेंट में आ रहे होते हैं। यहाँ पर एक महिला होती है जो कि इनू को देखती है और कहती होती है कि तुम तो वही हो जो कि 11वीं मंजिल में रहती हो और कुंवारे हो। इनू कहता है कि मैं वही हूँ, लेकिन बाद में हेन कहती है कि कुंवारा नहीं है, मैं इसकी वाइफ हूँ। यह महिला हिनू से कहती है कि तुम तो कह रहे थे कि तुम अकेले रहते थे, क्या तुमने हाल ही में शादी की है, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही हैप्पी हूँ। बाद में इधर रूम में आती है, हेन अपनी हिनू से कहती है कि हम कपल बन गए हैं, क्या ये ऑफिशियल नहीं है। हिनू कह रहा था क्या तुम चाहती हो कि ऑफिशियल हो। हेन कहती है मैं चाहती हूँ और ये उस महिला की जैसी है, कल तक वो सभी को बता देगी कि इस बिल्डिंग में यहाँ पर कुंवारा लड़का रहता है और उसने खूबसूरत लड़की से शादी कर ली है, इसलिए वे कपल की तरह बिहेव करना चाहिए। हेनू कह रहा था हम कैसे करें। हेन बाद में हिनू के पास आती है, अगले इसमें दोनों सोए हुए थे। हेन अपनी हिनू को देख रही होती है और टच कर रही होती है, साथ में हिन हमको बताती है कि जो भी नए कपल होते हैं वे किसी भी तरह एक दूसरे को टच करते रहते हैं, वे चाहे हाथ से या फिर पाँव से या फिर किस से, वे एक दूसरे को टच करते हैं। बाद में हेन अपनी हिनू जय पर होती है और बेसबॉल खेल रही होती है। बाद में हिनू से कहती है तुम ये सब क्यों करते हो, क्या तुम्हें सब करना अच्छा लगता है। हिनू कह रहा था कि ये सब करके मुझे अच्छा फील होता है क्योंकि इसमें मैं सिर्फ उस सेंटर को देखता हूँ जहाँ से गेंद आ रही है। जब भी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है तो मैं ऐसा करता हूँ, इस सेंटर से मुझे ये पता लग जाता है कि मुझे उसी चीज़ पर फोकस करना चाहिए जो कि मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो। हेन बाद में इसी कहती है कि तुम्हारे लिए कौन सी चीज़ इम्पोर्टेंट है। हेनू कह रहा था कि तुम्हें बचाना मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। अगले इसमें गो को दिखाया जाता है जो शोली से बात करती है और ये बता रही होती है कि इनकी फैमिली में कौन कहाँ पर जा रहा है। सोचुल यहीं पर रह रहा है, हेन यूनू के साथ रह रही है और व्यंजन साथ में सोना यहाँ पर आ रही है। वैसे भी इनके पास शेयर है क्योंकि अब व्यंजन वाइस चेयरमैन बना रहेगा। शोली कहती कि ऐसा नहीं होगा, इनको यहाँ पर वापिस आने पर पछतावा होगा। अगले इसमें कंपनी में यूनू अपनी यूनशू से मिल रहा होता है। यूनशू इसे कह रहा था कि मुझे तुमसे बात करनी है। बाद में दोनों अकेले बात कर रहे थे। यूनशू हिनू से कह रहा होता है कि मुझे पता चला कि हेन की सर्जरी जर्मनी में हो सकती है। मैं इनके लिए बहुत ही हैप्पी हूँ क्योंकि मेरे मन में इनके लिए फीलिंग्स हैं, तो मेरा हैप्पी होना नेचुरल है, तुम उसका ख्याल रखना। हिनू कहता है ठीक है। बाद में हिनू जा रहा होता है। यूनशू बाद में कह रहा था कि वो जानती है कि इसका साइड इफेक्ट क्या होने वाला है, उसकी याददाश्त चली जाएगी
हेनू कह रहा था तुम कहना क्या चाहते हो। यूनचुंग कह रहा था कि मैं जानता हूँ कि तुम उसको नहीं बता सकते कि इसका साइड इफेक्ट क्या होगा। अगर उसे पता चल जाएगा तो वह सर्जरी नहीं करवाएगी, इसलिए तुम इस बात को सीक्रेट रखना। यूनचुंग बाद में अपने घर पर आ रहा होता है और नौकरानियों से कह रहा होता है कि हेनू का जो भी सामान है उसको दे दो। बाद में ये नौकरानियां ऐसा ही कर रही थी। अगले इसमें हेन को देखते हैं साथ में ना होती है। दोनों डिपार्टमेंट स्टोर में आए हुए थे। हेन यहाँ पर सीईओ के रूप में नहीं आई है, ये यहाँ पर कस्टमर के रूप में आई है। ना भी पहले हेन को यहाँ पर याद दिलाती है कि आपने पहले यहाँ पर क्या किया था। यहाँ पर बच्चे घूम रहे थे और आपने कह दिया था कि क्या यहाँ पर कोई एंटरटेनमेंट पार्क है और तुमको उनको यहाँ पर नहीं आने दिया। बाद में हेन ना से कहती है कि तुम्हें क्या चाहिए। हेन बता देती है कि मुझे क्या चाहिए। बाद में दोनों शॉपिंग करके जा रहे थे। हेन यहाँ पर ये कहती है कि मैं यहाँ पर क्या क्या चेंज करने वाली हूँ, कैसे यहाँ पर बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ आ सकते हैं। ना कहती क्या तुम सच में करने वाली हो, बाद में अपनी बात से मुकर मत जाना। क्या पता तुम सर्जरी करवाने के बाद चेंज हो जाओ या फिर तुम्हारी याददाश्त चली जाए। लेकिन हेन कहती है कि ऐसा नहीं होगा। अगले इसमें उनताई को दिखाया जाता है, साथ में उसकी वाइफ होती है, इसका नाम ह्योंसुक होता है, जो कि बोंगी से बात कर रही होती है। बोंगी से कहती है तुम यहाँ पर क्यों आई हो और तुम इतनी पोलाइट क्यों हो रही हो। बाद में ह्योंसुक डॉक्यूमेंट को दिखाती है और बताती है कि आपके बेटे ने क्या किया है, हमारी पहली बचत को स्टॉक में उड़ा दिया है। बोंगी बाद में युनताई को मार रही होती है। युनताई बाद में अपनी शिनकात करता है। जय खुद होता है, साथ में इसका पिता होता है, साथ में ब्योंजुन होता है। ये तीनों बिल्डिंग को देख रहे थे। ब्योंजुन यहाँ पर कह रहा था कि मुझे नहीं पता था कि यह बिल्डिंग हेन ने खरीदी थी। युनताई यहाँ पर कह रहा होता है कि मैं इस बिल्डिंग की देखरेख किया करता था, यहाँ पर झाड़ू पोछा किया करता था और इस पर पेंट भी करने वाला हूँ, क्या आप इसको बेचने वाले हैं। लेकिन ब्योंजुन कहता है कि ऐसा नहीं है। ब्योंजुन डुगवान से कहता है कि भी तुम्हारी है और ये हमारी ओर से गिफ्ट है, तुम बाद में डॉक्यूमेंट को लेकर शोल आ जाना ताकि लीगल रूप से तुम्हारी हो सके। रियलिटी में ह्योंसुक बाद में युनताई से कहती है कि बिल्डिंग को लेने के लिए जाकर अपने पेरेंट्स से बात करो। बाद में युनताई को दिखाया जाता है, साथ में मिशून होती है। दोनों अपने पेरेंट्स से बात कर रहे थे और बिल्डिंग को लेने की बात करते हैं। डुगवान युनताई से कह रहा था तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुमने अपना किराया नहीं चुकाया है, इसलिए जो कॉन्ट्रैक्ट हमारे बीच था वो खत्म हो गया है। मिशन बाद में कहती है मेरा क्या, मुझे वहाँ पर पहली मंजिल में रहना है, मुझे अपनी सैलून को ट्रांसफर करना है। डुगवान इसी कहता है कि उस मंजिल की कीमत इतनी है, तुम इतने पैसे मुझे दे देना, बाद में वही इमारत तुम्हारी होगी। अगले इसमें हेन को देखते हैं, साथ में ना होती है। हेन अपने आसपास देखती है और बाद में ना से कहती है कि सब क्या है, अब अक्टूबर चल रहा है, लेकिन यहाँ पर क्रिसमस की तैयारी किसने की है। ना कहती कि आपने ऐसा करने के लिए कहा था। बाद में यहाँ पर एक मीटिंग को देखते हैं जब हेन ने ऐसा करने के लिए कहा था। हेन बाद में ना से कहती है कि उसे लाइटों के बारे में क्या। ना इसे कहती है कि मार्केटिंग टीम ने ऐसा कर दिया है, जल्दी यहाँ पर लाइटें आ जाएंगी। बाद में चारों ओर यहाँ पर रोशनी होती है और बर्फबारी हो रही होती है। हेन कहती है कि यहाँ पर बर्फबारी क्यों हो रही है। ना कहती है मैं पूछ के आती हूँ। बाद में प्रीनू आता है। हेन यहाँ प्रीनू को देखती है। हेन यहाँ प्रीनू से कहती है कि यहाँ पर बर्फबारी क्यों हो रही है। हेन से कह रहा था कि तुम्हारी विश पूरी हो गई है। हेन कहती है कि यह चीज़ बहुत ही अच्छी है, अब मेरी विशेष पूरी हो रही है। बाद में रिंग को दिखाती है और कहती है कि मुझे मेरा पहला प्यार मिल जाएगा। हेन बाद में कहता है कि ये सच है, लेकिन वह है कौन, वह लड़का कौन है जो कि तुम्हारा पहला प्यार है। हेन बाद में कहती मैं तुम्हें नहीं बताने वाली थी क्योंकि उसके बाद तुम बहुत ही एरोगेंट हो जाओगी, लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ। और ये दूसरी चीज़ है जो कि मैं तुम्हें बताने वाली हूँ। बाद में बस के नंबर को बताती है। यह बस यहाँ से वहाँ जा करती थी और बाद में हेनू से कहती है कि वो लड़का तुम थे, तुम मेरा पहले प्यार थे। हेनू कह रहा था मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि वो मैं था। पास में नाभी होती है जो कि इन दोनों को देख रही होती है और किम से कहती है कि यहाँ पर बर्फबारी क्यों हो रही है। किम यहाँ पर कह रहा होता है कि ऐसा करने के लिए हेनू ने कहा था। बाद में हम यहाँ पर ये सीन देखते भी है कि हेनू मार्केटिंग टीम से बात कर रहा था और यहाँ पर बर्फबारी ऐड करने के लिए कह रहा होता है। अगले इसने बोंगे को देखते हैं, साथ में डुगवान होता है। बोंगे डुगवान से कह रहा होता है कि हेन और साथ में हेनू आज जर्मनी जाने वाले हैं और मैंने हेन के लिए प्रे की है। बाद में डुगवान यह बता रहा होता है कि सर्जरी का एक साइड इफेक्ट है, हेन अपनी याददाश्त खो देगी। पास में वसूचुल भी होता है जो कि सुन लेता है। वहीं ब्योंजुन को देखते हैं, साथ में शोना होती है। ब्योंजुन ने भी शोना को बता दिया था कि सर्जरी का साइड इफेक्ट क्या है, लेकिन हमें इसे सीक्रेट रखना होगा ताकि हेन जीवित रह सके। बाद में हेन को देखते हैं, साथ में हेनू होता है। दोनों फ्लाइट के अंदर होते हैं और जा रहे थे। एयरपोर्ट पर हम अपने इंशो को देखते हैं, यह भी कहीं पर जा रहा होता है और ये अपने एक न्यूज़ को देख रहा होता है कि जो आदमी गाड़ी में रहा था उसकी पहचान हो गई है, उसका नाम सियोंग यूके है। अगले सीन में हेन को देखते हैं, साथ में हेनू होता है। दोनों जर्मनी में आ गए थे। हेनू ने हेन का हाथ पकड़ा हुआ था और कह रहा होता है कि तुमने कहा था कि तुम मुझे सर्जरी से पहले 3 सिगरेट बताने वाली हो, और वो तीसरा क्या होने वाला है। हेन बाद में कहती है तीसरा ह्योंसुक है। हेनू कह रहा था कि तुम रैकून की बात कर रही हो, मुझे वहाँ पर कोई रैकून नहीं मिला। हेन बाद में कहती है तुम बेवकूफ़ हो,
वहाँ पर रैकून कैसे हो सकता है? हेनू भी बाद में ऐसा रहा था और कह रहा था कि तुमने मुझे 4 साल तक धोखा दिया है। मैं वहाँ पर चिल्लाता रहा, लेकिन वहाँ पर कोई रैकून नहीं आया। बाद में दोनों अस्पताल में आते हैं। हेनू अपने हेनू को कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तुम्हारी यहाँ पर सर्जरी हो सकती है, लेकिन हम जहाँ भी साथ में गए हैं तुम ऐसा भूल जाओगी, तुम्हारी याददाश्त चली जाएगी, इसलिए तुम्हें चूज करना है। हेन बाद में से कहती तुम क्या चाहते हो? अगर मैं सर्जरी करवा लूँ तो मेरी याददाश्त चली जाएगी, और अगर मैं न कराऊँ तो मैं मर जाऊंगी। क्या तुम कम बुराई को चुनने के लिए कह रहे हो? हेनू कह रहा था मेरा ऐसा मतलब नहीं है। हेन बाद में कहती रहने दो, मैं यह सब दिखावा करूंगी कि एक सपना था। हेन बाद में जारी होती है। हेनू बाकरीज के पास आता है और कह रहा था कि मैं तुमको चूज करने के लिए नहीं कहूँगा, मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि तुम जिंदा रहो। एपिसोड के लास्ट में एक सीन को और देखते हैं जहाँ हेनू वीडियो फिल्मा रहा था जो कि हेन के लिए होती है और कह रहा होता है कि हेन मेरा नाम हेनू है और मैं तुम्हारा पति हूँ। साथ साथ ही रियलिटी में हेन को देखते हैं। हेनू बाद में आगे कहता है कि तुम नहीं जानती होगी कि तुम किस टाइप की इंसान थी, लेकिन मुझे सब कुछ याद है और मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा कि तुम कैसी हुआ करती थी, और मैं अपना वादा निभाऊंगा कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ हेन। और बाद में एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस, अब मिलेंगे एपिसोड 14 में जो कि कल आने वाला है। तब तक के लिए बाय।